दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है अब बहुत हो गई सास ससुर की सेवा। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। टिंग टिंग। सुहाना का मायके में बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है। मायके में सुहाना सभी की चहती थी, परंतु शादी को 3 साल हो गई। वह मायके के किसी भी फंक्शन में नहीं जा पाई क्योंकि राघव को सुहाना का मायके जाना पसंद नहीं था। सुहाना के मायके में जब भी कोई फंक्शन, शादी या कोई पार्टी समारोह होता तो राघव कोई ना कोई बहाना बनाकर जाने से इनकार कर ही देता। सुहाना की बेटी अभी छोटी थी, इसीलिए वह अकेली आने जाने में सक्षम नहीं थी। एक बार सुहाना की चचेरी बहन नेहा की शादी थी। नेहा और सुहाना में बहुत गहरा प्यारा रिश्ता था। सुहाना की चाची ने उसके ससुराल में महीना भर पहले गिफ्ट और शादी का कार्ड पहुंचा दिया। सुहाना को शादी से कम 1 सप्ताह पहले आने को न्योता दिया। चाची ने बड़े ही प्यार से सुहाना को कहा, सुहाना तुम घर की बड़ी बेटी हो और सबकी चहती भी हो। नेहा और तुम्हारी दोस्ती भी बहुत गहरी है। तुम शादी में कई दिन पहले आ जाना। अपनी बहन की शादी की तैयारियां करवाने में हमारी मदद भी कर देना। सुहाना ने अपने पति राघव से मायके में नेहा की शादी में जाने की बात कही तो वह बोला, देखो सुहाना, तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी। मेरे मामा जी के बेटे की शादी भी उसी दिन है जिस दिन नेहा की शादी। तुम्हें अपने ससुराल के रिश्ते निभाने चाहिए। अब तुम अपने मायके के रिश्तेदारों को भूल जाओ। तभी नेहा का फोन आ गया। उसने सुहाना से पूछा, क्या हुआ सुहाना, तुम कब निकल रही हो ससुराल से? देख, परसों मेरी शादी है और अभी मैं पार्लर में बैठी हूँ, फिर भी तेरे को फ़ोन कर रही हूँ। तुझे सप्ताह भर पहले आने को बोला था और तुम अभी तक नहीं पहुँची। कहाँ है जीजू, जरा बात करा। राघव ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा। हाँ साली साहिबा, शादी की बधाई हो। मैं तो माफ़ी चाहता हूँ, मेरे घर में शादी तो मैं नहीं आ पाऊँगा और आपकी बहन को रोकने की गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ। यह कहकर राघव हंस पड़ा। सुहाना आश्चर्य से राघव को देख रही थी। राघव कितनी जल्दी रंग बदलता है, इसकी जुबान में कितनी मिठास है। राघव ने फ़ोन सुहाना को पकड़ा दिया। अब सुहाना के पास कोई चारा नहीं था। वह पति का इशारा भी समझ चुकी थी। उसने कहा, सॉरी नेहा, ससुराल की तरफ की शादी अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम्हारे जीजू शादी में अकेले पहुंचेंगे तो समझ सकती है, शादी के बाद हम लड़कियों पर ससुराल की जिम्मेदारियों का बोझ होता है। नेहा उदास हो गई। ससुराल की जिम्मेदारियां निभाने की दुहाई के आगे वह सुहाना से जिद भी नहीं कर पाई। ठीक है सुहाना, अपना ध्यान रखना। यह कहते हुए नेहा ने फोन काट दिया। सुहाना अपनी सबसे लाडली और चहेती बहन नेहा की शादी में नहीं जा पाई। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फोटो देखकर ही मन बहला ली। सभी रिश्तेदार आए हुए थे। सभी कजन सिस्टर भी अपनी फैमिली के साथ बहुत ही सुंदर लग रही थी। सुहाना के मायके में भी सभी कजन सिस्टर के हस्बैंड बहुत ही कोऑपरेटिव है, परंतु एक राघव ही है जो उसके मायके जाकर कभी खुश नहीं होता। इस बार सर्दियों में सुहाना के मुसेरे भाई की भी शादी थी। शादी के 3 सालों में शायद यह पहली बार हुआ था कि ससुराल की तरफ से शादी में कोई अड़चन नहीं थी। अब सुहाना की बेटी भी 2 साल की हो चुकी थी, परंतु हमेशा की तरह इस बार भी राघव ने एक नया बहाना ढूंढ ही लिया। उसने कहा कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। सुहाना फिर से उदास हो गई। वह इस शादी में भी नहीं जा पाई। सभी रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, कितना मजा आता है, परंतु 3 साल हो गए, मैं किसी भी रिश्तेदार से नहीं मिली। बहनों से शादी के बाद मिलने का मौका भी नहीं मिला। किसी को बेटी हुई तो किसी को बेटा, उन्हें भी नहीं देखा। सुहाना ने मीठी सी मुस्कान के साथ धीरे से जवाब दिया, ठीक है, अब तो सृष्टि भी बड़ी हो गई। मैं अब बस या ट्रेन से जा सकती हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, थोड़ी शॉपिंग करनी है। राघव ने टका सा जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे पास अपनी सेविंग भी तो है। तुम्हारे मायके वाले तुम्हें जो मान के पैसे देकर जाते हैं, तुम उन्हीं पैसों को खर्च कर लो। अपने मायके जा रही हो तो
वहां के खर्च भी तुम स्वयं ही उठाओ। मेरे पास होंगे तो मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। यह कहकर राघव कमरे से बाहर चला गया। सुहाना की आंखें भर आई। राघव हमेशा ही ऐसा करता है। जब भी उसके मायके वालों की बात आती है, भाई या उसके बच्चों को कपड़े गिफ्ट्स देने की बात होती है, तो राघव और उसकी माँ ऐसे ही पल्ला झाड़ लेते हैं। परंतु इस बार सुहाना मायके जाने का पक्का मन बना चुकी थी। उसने अपना पर्स उठाया और सृष्टि को गोद में लेकर घर से बाहर जाने लगी तो सासू माँ बोली, कहाँ जा रही हो बहू? सुहाना बोली, मम्मी जी, आपको बताया तो था कि मेरे मौसेरे भाई की शादी अगले सप्ताह, मुझे जयपुर जाना है। शादी में देने के लिए गिफ्ट्स और सृष्टि के कपड़े लेने जा रही। सास बड़बड़ाने लगी, तू अकेली शादी में जाएगी? क्या इज्जत रह जाएगी मेरे बेटे की? सब कहेंगे, देखो दामाद नहीं आया। पति की इज्जत पत्नी के हाथों में होती है। तुम्हारे मायके वाले हमारे बारे में 70 बातें बनाएंगे। देखो बहू को अकेले भेज दिया, रहने दे, शगुन का लिफाफा भिजवा देंगे। पहले भी तो भिजवाते रहे हैं। सुहाना ने कहा, जी नहीं, मेरी इनसे बात हो गई। मैं इस बार अकेली ही मायके जा रही। सुहाना ने शादी के 3 साल बाद पहली बार स्वयं के लिए कोई निर्णय लिया था। अब तक वह चुप रहकर सबकी सुनती आ रही थी। कभी पति ने उसका साथ नहीं दी। वह घर की शांति भंग करना नहीं चाहती थी, इसीलिए हमेशा ही मन मसोस कर रह जाती थी। परंतु कभी कभी एक पत्नी को मजबूरी में खुद के लिए निर्णय लेने ही पड़ते हैं। खुद के लिए खड़ा होना ही पड़ता है। शाम को जब सुहाना शॉपिंग करके घर लौटी तो सास, ससुर और राघव तीनों की ड्राइंग रूम में बैठक चल रही थी। मुद्दा एक ही था, सुहाना को मायके जाने से कैसे रोका जाए। हमेशा की तरह सास शॉपिंग का सामान देखने लगी और मुंह फुलाते हुए बोली, इतने महंगे गिफ्ट्स, इतनी महंगी साड़ी और ब्रांडेड पैंट शर्ट भी देगी? जब इतना कुछ दे रही है तो सोने के टॉप्स देने की क्या जरूरत है? तुझे नहीं पता सोने के दाम आसमान छू रहे। तूने तो अपनी सारी सेविंग खर्च कर डाली। सास ने सोने के टॉप्स मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, इन्हें रहने दे, मैं इन्हें संभाल कर रख देती हूँ। आगे कभी भगवान तुम्हारी सुनेगा और बेटा होगा तो अपनी ननद को नेग में दे देना। साड़ी और शर्ट को उठाकर एक तरफ रखते हुए बोली, यह साड़ी भी रहने दे, मैं अपनी अलमारी से तुझे दूसरी साड़ी ला कर देती हूँ। सास एक सस्ती पैंट शर्ट और साड़ी अपनी अलमारी से निकाल कर ले आई और बोली, यह दे देना अपने भाई भाभी को, इतने महंगे कपड़े देने की क्या जरूरत है? सुहाना बोली, पर मम्मी जी, यह साड़ी शादी में देने लायक नहीं है। मुझे अपने मौसेरे भाई की शादी में अपनी लाई हुई पैंट शर्ट और साड़ी ही देनी है। मुझे और कुछ नहीं सुनना। सुहाना ने शॉपिंग करके लाया हुआ सामान उठाया और अपने कमरे में चली गई। सामान सहज कर अलमारी में रख दिया। वह फपक कर रो पड़ी। अब क्या मैं अपने पैसों से खरीदा हुआ सामान भी मायके वालों को गिफ्ट में नहीं दे सकती? यह तो हद ही हो गई। यह लोग तो हमेशा ही मेरे मायके वालों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कभी मेरे मायके वालों के लिए अच्छे गिफ्ट्स नहीं खरीदे जाते। मुझे दोबारा नौकरी करनी ही पड़ेगी, ऐसे तो मैं पैसे पैसे की मोहताज हो जाऊंगी। तभी राघव कमरे में आया और बोला, तुम नहीं मानोगी, तुम में यही एक खराबी है। अपनी जिद के आगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तुम्हारी वजह से मुझे अपनी छुट्टियां बर्बाद करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन शादी वाले दिन हम सुबह 5 बजे अपनी कार से निकलेंगे। सुहाना मन ही मन बहुत खुश हुई। कम से कम राघव उसके साथ चलने के लिए तैयार तो हो गया। देखते ही देखते शादी का दिन भी नजदीक आ गया। शादी से एक दिन पहले राघव ने कपड़ों का एक और बैग सुहाना को पकड़ाते हुए कहा, यह बैग भी साथ रख लेना। माँ ने कुछ सामान पैक किया और मेरे मामा की बेटी भी जयपुर में रहती है। तुम जो साड़ी और पैंट शर्ट लेकर आई हो वह मामा जी की बेटी को दे देंगे और माँ की दी हुई पैंट और शर्ट और साड़ियाँ तुम्हारे भाई की शादी में दे देना। सुहाना बोली, पर मम्मी जी, मेरी उस साड़ी और पैंट शर्ट के पीछे क्यों पड़ी हुई? तुम्हारी मम्मी की पसंद भी बहुत अच्छी है। मम्मी वाली साड़ी ही आपकी मामा की बेटी को दे देंगे, उसमें क्या बुराई है? राघव
पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया, इसीलिए तुम्हारे साथ जाने का मन ही नहीं करता। सुहाना बहुत ही खुश थी। सुबह 5 बजे घर से निकलेंगे तो दोपहर तक जयपुर पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगले दिन राघव की मामा की बेटी के घर भी मिल आएंगे। यह पहली बार था कि वह अपने मायके की किसी शादी को अटेंड कर पाएगी। अगले दिन सुबह सुहाना 4 बजे ही उठ गई। बार बार वह राघव को जगाने की कोशिश करती रही, परंतु राघव जानबूझकर देरी कर रहा था। बहुत ही धीरे धीरे बेमन से तैयार हुआ तो बोला, मैं कार में पेट्रोल भरवाने और कार वॉश करवाने जा रहा हूँ, जब तक तुम तैयार हो जाओ। सुहाना बोली, राघव हम तो पहले से ही तैयार हैं, तुम्हें पता था ना हमें जल्दी निकलना है, फिर भी तुम कार में पेट्रोल भरवाना भूल गई। चलो कोई बात नहीं, रास्ते में भरवा लेंगे। देखो 8 बज गए, हमें बहुत लेट हो जाएगा। राघव ने सुहाना की एक नहीं सुनी और चाबी लेकर बाहर निकल गया। सुहाना कमरे से बाहर आई तो सासू जी सिर बांधे लेटी हुई थी। यह सुहाना के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, ऐसा हमेशा ही होता है। सुहाना को जब भी बाहर जाने का मौका मिलता है तो सासू जी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती और सुहाना को देखकर सास बोली, देखो बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुहाना समझ गई सास क्या कहना चाहती। उसने जल्दी जल्दी में कद्दू की सब्जी, दाल चावल बनाए और आटा गूंथ कर बड़ी ही स्फूर्ति से रोटियां भी सेक दी। राघव का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं था। सुहाना ने फोन किया तो वह बोला, आ रहा हूं, सामान लेकर तुम नीचे आ जाओ। सुहाना ने सूटकेस और अपना बैग उठाया, सृष्टि को गोद में लेकर नीचे आ गई। कार में बैठे बैठे ही राघव ने डिग्गी खोल दी। सुहाना ने सामान डिग्गी में रखा और कार में जाकर बैठ गई। मन ही मन वह सोच रही थी कि कितना अंतर है। जब राघव को अपने रिश्तेदारों की शादी में जाना होता है तो वह चिल्ला चिल्ला कर कहता है, जल्दी चलो देर हो जाएगी, और अब जानबूझकर देर कर रहा है। जयपुर पहुंचते पहुंचते 3:30 बज चुके थे। राघव ने गाड़ी सीधे निशा दीदी के घर की तरफ मोड़ दी। सुहाना बोली, राघव पहले शादी में चलते हैं, देर हो जाएगी। तुम्हारे मामा की बेटी निशा के घर कल चल पड़ेगी। राघव कुछ नहीं बोला और म्यूजिक सिस्टम की आवाज़ तेज कर ली। बाजार से राघव ने कुछ मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स और बच्चे के लिए मिठाइयाँ खरीदी। निशा दीदी के यहाँ पहुँच गई। सुहाना वहाँ पर बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसकी निगाहें बार बार घड़ी पर जा रही थी। शाम के 5 बजने वाले थे। स्थिति को भांपते हुए निशा दीदी बोली, क्या सुहाना भाभी, आप तो मायके जाने के लिए बहुत उतावली हो रही हो। आप मुझसे पहले मिलने पहली बार आई। और वह हंस दी। सुहाना भी जवाब में जरा सी मुस्कुरा दी। राघव जानबूझकर इधर उधर की बातें छेड़ता रहा। निशा दीदी के घर राघव ने पूरे 3 घंटे लगा दी। निशा दीदी के घर से विदा होकर सुहाना होटल पहुंची तो 7:30 बज चुके थे। जल्दी जल्दी में वह तैयार हुई। मेकअप के पीछे आंखों के आंसू छुपा रही थी। राघव उसके साथ आया तो था, परंतु पल पल उसे घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर रहा था। सुहाना हंस रही थी, परंतु उसका चेहरा कुछ और ही बयां कर रहा था। नेहा ने अपनी लाडली बहन की यह स्थिति भांप ली और वह सुहाना का हाथ पकड़ते हुए बोली, सच बता सुहाना, क्या बात है? तू शादी में इतनी देर से पहुंची और अब भी सबसे मिलने में कतरा रही। अपनी बहन के प्यार भरे स्पर्श को पाकर सुहाना खुद को नहीं रोक पाई और वह फपक कर रो पड़ी। सारी बातें उसने नेहा को बता दी। नेहा बहन को समझाते हुए बोली, इस बात में राघव जीजू को तेरा साथ देना चाहिए। सास ससुर से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते, उनके नजरिए और विचारों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन यदि पति अपनी पत्नी का साथ ना दे तो ससुराल में पत्नी को कभी सम्मान नहीं मिलता। मुझे खुशी है कि तूने अपने लिए निर्णय लिया। कुछ पति भूल जाते हैं कि पत्नियां सिर्फ उनके घर की बहू ही नहीं बल्कि किसी के घर की बेटी भी है। बहू से उम्मीद करते हैं कि ससुराल के रिश्ते तन मन धन से निभाए और मायके के रिश्ते को भूल जाए। पति चाहते हैं कि पत्नी एक अच्छी बहू बनकर उसके घर वालों और रिश्तेदारों की आवभगत करे, सारे रिश्ते निभाए, जबकि खुद पत्नी के मायके वालों से दूरी बनाकर रखते हैं। कोई बात नहीं सुहाना, जो बीत गया सो बीत गया। आगे से तुम अपने लिए हमेशा स्टैंड लेना। अगर जीजू तुम्हारे साथ ना आए तो अकेली आ जाना, कह देना छुट्टी नहीं मिली। आज की भागदौड़ के ज़माने में किसी के पास अधिक सोचने का समय नहीं। अपना दिल छोटा मत करो, अपने दिल को मत दुखाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं।
शादी निपटा कर सुहाना अपने मम्मी पापा और रिश्तेदारों से बात कर रही थी तो राघव ने उसे एक साइड बुलाकर कहा, मेरे कुछ दोस्त इसी शहर में रहते हैं, कल उनसे मिलने चलेंगे, याद से तैयार हो जाना। सुहाना ने कहा, राघव तुम्हारे दोस्त हैं, तुम जाना, मैं यहाँ अपने भाई की शादी में आई हूँ, मेरे पास समय नहीं है, अभी तुम सारी रस्में बाकी, कल बारात जाएगी, नई नवेली भाभी घर आएगी, मुझे अपने रिश्तेदारों के साथ समय बिताना है। राघव चिढ़ते हुए बोला, तो ठीक है, मैं अकेला चला जाऊंगा, परंतु इसके बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। सुहाना बोली, नहीं रखूंगी, आज के बाद तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूंगी, मैं यहाँ 2 दिन और रुकूंगी, तुम्हें वापस जाना है तो चले जाना, मैं सृष्टि को लेकर ट्रेन से वापस आ जाऊंगी, और हाँ, आइंदा मेरे मायके में कोई फंक्शन हुआ तो उसमें शामिल होना या ना होना तुम्हारा अपना निर्णय होगा। मेरी माँ ने मुझे हमेशा आत्मनिर्भर और अपने पर विश्वास रखना सिखाया है, मैं बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी आप लोगों ने मुझे शादी के बाद बना दी। यह कहकर कह देना अपनी माँ से काम वाली बाई की तलाश शुरू कर दे, क्योंकि मैं ससुराल आऊँगी, लेकिन एक ही शर्त पर, मैं नौकरी करूँगी। बहुत हो गई सास ससुर की सेवा, बहुत खिला दिए 56 भोग बनाकर, अभी उनकी उम्र चारपाई पकड़ने की नहीं है, वह अपने लिए स्वयं बना खा सकती। मैंने हमेशा ससुराल की सभी रिश्तेदार या दिल से निभाई, परंतु आप सब ने हमेशा ही मेरे मायके वालों को नीचा दिखाने की कोशिश की। गृहस्थी की जिम्मेदारियों के चलते मैंने नौकरी क्या छोड़ी, मुझे पैसे का मोहताज बना दिया, मैंने खुद के लिए खुशियाँ तलाश ली। आगे तुम खुद समझदार हो कि तुम्हें मेरे इस निर्णय में साथ देना है या नहीं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, और इस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।